गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है ITI 247 पर। और आज हम चैप्टर 4 के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन और आंसर की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी लोग, जितने लोग भी नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, वो सभी पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें और तभी उनको ये ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ गए होंगे। और आज हम एक नए क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सफल उद्यमी में निम्न गुण का होना आवश्यक है। सभी लोग आंसर दीजिए कि क्या इसमें सही होगा। दूरदर्शिता, नेतृत्वकर्ता, सृजनात्मकता या ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सा सही होगा। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सही जवाब है डी, ऑल ऑफ दीज। सभी इसमें सही है, बुक में गलत दिया हुआ है। एक जो सफल उद्यमी होता है, वो दूरदर्शिता भी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो दूर की चीज़ों को भी समझ सके कि हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ तक जाएगा। और उसके अंदर नेतृत्वकर्ता, लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए। मैंने बताया था कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर या उद्यमी वही है जो लीडरशिप क्वालिटी को समझता हो और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो। लीडर मतलब होता है अपने नीचे के लोगों को एक साथ लेकर चलने वाला, और जो बॉस होता है वो ज़्यादातर एक तरीके से उसके अंदर बहुत ज़्यादा बॉसगिरी होती है, तो वो सफल नहीं होते हैं ऐसे लोग। और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये तीनों गुण होने चाहिए एक सफल उद्यमी में। दूसरा, भारत में टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है। मैंने बताया था आपको, जो टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में इसका जो होता है TTC बोलते हैं उसको हम लोग, टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर। और इसका जो सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है वो भुवनेश्वर में है। और जो टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कोलकाता में भी है, लुधियाना में भी है और नई दिल्ली में भी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। ये हर जगह इसके सेंटर हैं। अगला हम लोग देखते हैं, ग्लास और सिरेमिक प्रक्रिया उत्पादन केंद्र। तो ये जो है हमारा झारखंड में पड़ता है, ये जो हमारा उत्पादन केंद्र है। और इसका सही जवाब है बी, रांची। रांची में पड़ता है ये। यहाँ पर ग्लास और सिरेमिक टाइल्स और ये सब चीज़ें का निर्माण होता है। अगला हम देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया। अब देखिए यहाँ पे ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया यहाँ पे पूछा जा रहा है, और ये नरेगा के बारे में पूछ रहा है। नरेगा के बारे में एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सबसे पहले आप ढूंढेंगे कि 2005 है कि नहीं इसमें। अगर 25 अगस्त 2005 आपको नहीं दिख रहा है, मतलब वो पूछ रहा है कि पहली बार जिलों में कब लागू किया गया था ये, तो 2 फरवरी 2006 दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे 2 फरवरी 2006 यहाँ पे दिया गया है, मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पिछले, अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, मैंने उसमें अंतर बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट किया था, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मैंने आपको बताया था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SGRY। SGRY। और मैंने आपको बताया था कि ये 25 सितंबर 2001 को लागू हुआ था, तो मुझे आशा है कि कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मनरेगा को कब लागू हुआ, कब लागू किया गया। देखिए यहाँ पर 25 अगस्त 2005 वाला ऑप्शन दिया हुआ है, हम बिना सोचे इसी को लगा देंगे तो हमारा सही जवाब होगा ए। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, चाहे आपसे मनरेगा पूछे चाहे नरेगा पूछे, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। नाम में मनरेगा और नरेगा दोनों एक ही है, बस महात्मा गांधी जुड़ गया था 2 अक्टूबर को 2009 में। स्कीम वही थी, पहले भी 100 दिन की गारंटी का रोजगार दिया जाता था, और 2009 में जब नाम चेंज हुआ तभी भी 100 दिन की गारंटी के साथ रोजगार दिया जाता था ग्रामीण युवकों को। NSIC, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, NSIC जो होता है, नेशनल, बताइए आप लोग, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में होता है, नई दिल्ली में है। मैंने कल भी बताया था आपको
और ये क्वेश्चंस भी है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग संघ। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों की संख्या कितनी है? देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया बस, ठीक है। तो जरूरी नहीं ऐसे, मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं ऐसे। और एक जिले में एक ही डीआईसी होता है, तो ये बस समझ लीजिए 33 वहाँ पे जिले हैं, तो 33 यहाँ पे डीआईसी होंगे, ठीक। तो अगर यूपी में पूछा जाए तो कितने होंगे? 75 इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस विकास कार्यक्रम का उद्देश्य बीमार इकाइयों, इकाई का मतलब फैक्ट्री मान लीजिए आप, बीमार फैक्ट्री की कठिनाइयों, जो फैक्ट्री बहुत मतलब अपने बुरे दौर से गुजर रही हैं वो समझ लीजिए, कम करना और लघु उद्योग क्षेत्र में अधिष्ठापित क्षमताओं का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। आप सही जवाब बताएंगे इसमें इसका कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया था? तो इसमें सही जवाब है डी, बीज सीमांत धनराशि योजना। इस योजना के तहत ही जो जिले के अंतर्गत जो हमारी फैक्ट्रीज और जो इकाइयां हैं जो बहुत ही पुरानी हैं और अच्छे कंडीशन में नहीं हैं, तो उनको दुरुस्त करने के लिए ये योजना बनाई गई थी, जिससे उनको लोन या आर्थिक सहायता देकर उनका प्रोत्साहन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राज्य वित्तीय निगम ऋण की वापसी के लिए, अब ये जो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक राज्य की एक निगम होती है, इसके अंतर्गत लोन प्रोवाइड कराया जाता है और इसकी जो ऋण वापसी के लिए प्रारंभिक छूट दिया जाता है वो 2 वर्ष है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी पैसा, मान लीजिए अगर 10 लाख का कोई लोन लिया है, तो उस 10 लाख रुपए से वो अपना बिजनेस शुरू करे और शुरू के 2 सालों तक उससे ब्याज नहीं लिया जाएगा, और 2 सालों के बाद वो ऋण वापसी की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दे, मतलब 10 लाख को देना सुनिश्चित करे। तो पहले 2 सालों के लिए वो जो ऋण है उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो पैसा उसको देना पड़ता है। किसी किसी स्कीम में ही ये सुविधा दी जाती है और हर एक स्कीम में नहीं होता है। बैंक क्या करते हैं कि जो ब्याज होता है वो भी जुड़ता रहता है 10 लाख में, और वो जो वापसी जो पैसे देने होते हैं वो 2 साल के बाद देने पड़ते हैं। बस थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये रहता है कि हम जैसे ही 10 लाख हमको मिला तो हमको तुरंत पैसे उनको नहीं देना है, पहले हम अपना बिजनेस स्थापित कर लें और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दें और कुछ पैसा कमा लें, तब अपने लोन की भरपाई करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आईडीबीआई और नाबार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। आईडीबीआई का तो हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था, सॉरी दूसरे वीडियो में, तो मैंने बताया था आपको आईडीबीआई का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। और एक मैंने बताया था नाबार्ड। तो ये दोनों क्या होते हैं, आप बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? विकास बोर्ड, विकास बैंक, जिला विकास बोर्ड या राष्ट्रीय विकास संस्थान? तो इसका सही जवाब है विकास बैंक। ये डेवलपमेंट बैंक हैं, डेवलपमेंट बैंक हैं, और किसके लिए हैं? जो ग्रामीण, ये तो नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए है, ग्रामीण विकास और कृषि के लिए इसका संस्था का प्रयोग किया जाता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक एसएसआई यूनिट को अस्थायी रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? एसएसआई का फुल फॉर्म मैंने बताया था आप लोग को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो लघु स्तर के जो उद्यम होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग। और मैंने आपको बताया था कि इसका जो रजिस्ट्रेशन दिया जाता है वो जिला उद्योग केंद्र के द्वारा दिया जाता है, तो इसका सही जवाब है ए, जिला उद्योग केंद्र। कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको आप इम्पोर्टेंट ही कर लीजिए। और भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में एक
IDBI का ही प्रयोग किया गया था, स्थापित किया गया था IDBI को। तो ए ऑप्शन इसका सही है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता दूं, IDBI पहले सरकारी संस्था थी और इसको रिजर्व सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में इसका प्रयोग किया गया, स्थापना किया गया था। लेकिन साल 2019 में इसके जो शेयर्स थे सरकार ने बेच दिए। रिजर्व बैंक ने इसके जो शेयर्स थे सरकार को वापस कर दिए, बोले कि मैं अब इसको अपने अंडर में नहीं चला पाऊंगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि मैं IDBI को अब अपने अंडर में नहीं चला पाऊंगा, तो सरकार ने इसके शेयर्स को प्राइवेटाइजेशन के तौर पे इसको बेच दिया और 51% शेयर इसके बेच दिए, जिससे 2019 के बाद ये जो संस्था है ये प्राइवेट में आने लगी। ठीक है, 51% शेयर बेच देने से प्राइवेट बन गई ये संस्था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। 2019 में ही RBI ने एक प्रेस रिलीज किया और प्रेस मीडिया के सामने ये पूरा स्टेटमेंट दिया था कि IDBI जो पहले मेरे साथ मिलकर काम करती थी, अब वो उसका मेरे से कोई संबंध नहीं है, मतलब। और 2019 के बाद इसको प्राइवेट बैंक के रूप में जाना जाता है। अब ये शेयर्स की जो गेम है ये मैं बता दूं आपको, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई बड़ी कंपनी होती है, जैसे यही इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है तो इनके शेयर्स होते हैं। इनके शेयर्स मतलब पैसा मान लीजिए, मतलब 51% पैसा जो है जो लगाया है इसमें वो किसी एक व्यक्ति ने लगाया होगा। ठीक है, तो कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग 50 या 50 से ज़्यादा अगर किसी ने प्रतिशत भागीदारी अपनी सुनिश्चित की है तो वही कंपनी का मालिक होता है। ठीक है, तो ये जो 51% शेयर इसमें जो लगाए हैं वो LIC ने लगाए हैं, तो LIC इसका मालिक हो गया। LIC ने इसको अपने अंदर कर लिया है, तो LIC के स्वामित्व के अंदर ये कंपनी है, इसलिए ये प्राइवेट में गिनी जाती है, गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है ये कंपनी। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 3 टर्म होते हैं, CEO, MD और चेयरमैन। कई लोग समझते हैं जो CEO होता है वो कंपनी का मालिक होता है, या जो MD होता है वो कंपनी का मालिक होता है, लेकिन ये लोग कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। ये एक तरीके से दोनों लोग कर्मचारी होते हैं, और इनके जो ऊपर होता है CEO और MD के जो ऊपर होते हैं वही चेयरमैन होता है, और चेयरमैन ही जो होता है वो कंपनी का मालिक होता है। ठीक है, चेयरमैन जो होता है मैं उसको CM के रूप में डिनोट कर रहा हूँ, चेयरमैन। ठीक, CEO का जो फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और MD का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ये जो CEO होते हैं वो किसी कंपनी के जो डेली कार्य होते हैं, जो डेली ऑपरेशंस होते हैं वो उसकी देखरेख करते हैं, और MD जो होता है वो CEO के अंडर में काम करता है। CEO जो इंस्ट्रक्शन देता है उसके अनुसार मैनेजिंग डायरेक्टर काम करता है। ये दोनों लोग चेयरमैन को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, और चेयरमैन जो होता है किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है वो उसको लीड करता है, चेयरमैन। और इसी चेयरमैन के पास सबसे ज़्यादा कंपनी के शेयर होते हैं। जिसके पास कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर होते हैं वही कंपनी का मालिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वितरक सहकारी समितियों का कार्य है, हर एक जिले और कस्बे स्तर पर सहकारी बैंकों का निर्माण किया गया है और समितियों का निर्माण किया गया है। इनका काम क्या होता है बताइए? उत्पादित वस्तु को सहकारी स्तर पर वितरित करना, पूंजी निवेश करके किसी वस्तु का उत्पादन करना, उपभोक्ता भंडारों को खोलना और ऋण को वितरित करना। बताइए, तो इसका सही जवाब है जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं उसको सहकारी स्तर पर वितरित करना। तो ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगारों के लिए चलाई गई थी? तो इसमें बताइए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है। ये है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। जो एजुकेटेड बेरोजगार थे उनके लिए ये योजना बनाई गई थी। और आपको पता होगा कि कौन से सन में इस योजना को शुभारंभ किया गया था? तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको बता दूं 2 अक्टूबर 1993 को इसको शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए? बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है 18 से 35 वर्ष, मतलब ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइसेम योजना क्या होती है और कब प्रारंभ की गई थी? तो आप लोगों को पता है, मैंने ये बता दिया है। ये ट्राइसेम होता क्या है, 1979 में इसका शुभारंभ किया गया था और 15 अगस्त को शुरू किया गया था, 15 अगस्त 1979 को। तो सही जवाब है इसका ए। और इसका जो पूरा नाम होता है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्राइसेम का जो मतलब होता है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, मतलब ट्रेनिंग देना किसको, जो ग्रामीण के जो नवयुवक हैं उनको, यूथ को ट्रेनिंग देना किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्वरोजगार के लिए। इसके एग्जाम्पल, इसके मैंने जो फुल फॉर्म है वो कल के मैंने वीडियो में बता दिए हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? यूको बैंक, विजया बैंक, केनरा बैंक, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब बताइए कौन सा है? तो डी इसका सही जवाब है, सभी। आपको एक चीज़ मैं और बता दूं आपको यहाँ पे, जो अब अपनी कंट्री में नेशनलाइज जो बैंक हैं वो टोटल घट के 12 हो गए हैं। पहले जो हमारे राष्ट्रीय बैंक थे, राष्ट्रीयकृत बैंक थे, टोटल 19 थे। राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होता है, जैसे आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, यूको बैंक, विजया बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, तो ये सब राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में आते हैं। पहले टोटल अपने देश में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक थे। 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है, ये नई नीति लागू हुई है जिसमें बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। जैसे आपका इलाहाबाद जो है वो अब किस में शामिल हो गया है, इंडियन बैंक में, ठीक है। तो इलाहाबाद बैंक अब खत्म हो गया है और इलाहाबाद को शामिल कर दिया गया है इंडियन बैंक में। तो ये दोनों मिलकर अब एक बैंक को यूनाइट करते हैं, उसका नाम है इंडियन बैंक। इसी तरह बैंकों को घटा दिया गया है, तो अब टोटल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हो गए हैं, 12। तो याद रखिएगा, टोटल जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो 12। कभी पूछा जा सकता है आपको किसी एग्जाम में भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी हाल का ही हुआ है 1 अप्रैल 2020 का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन कल्याण व राष्ट्र हित निम्न में से किस उपक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है? क्वेश्चन है आपका, जन कल्याण और राष्ट्र हित निम्न में से किस उपक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है? आंसर बताइए इसका। मैं बता दूं, सही जवाब है इसका राष्ट्रीय उपक्रम। राष्ट्रीय मतलब होता है सरकारी, और उपक्रम का मतलब एंटरप्राइज। तो जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वो जन कल्याण व राष्ट्र हित के लिए होती हैं। एकाकी व्यापार जो होता है वो सिंगल जो व्यापार करते हैं वो तो भाई सेल्फ के लिए हो गया, स्वयं के लिए हो गया। पार्टनरशिप होता है उसमें भी 3-4 लोग होते हैं, तो वो जन कल्याण के लिए नहीं है। और सहकारी भी जो हो गया वो भी समिति होती है, तो भी जन कल्याण के लिए उतनी नहीं है। तो जो राजकीय हो गए, जो सरकारी उपक्रम है, वही जन कल्याण के लिए है, तो इसका सी जवाब सही होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप पुनः जाकर एक बार इस पूरे चारों वीडियो को देख लेना। जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है उसके चारों वीडियो को जरूर देख लेना, बड़े ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर्स हैं। आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और जो इसके पहले भी जो चैप्टर था कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, आप इस पूरे सीरीज को आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ये हमेशा वीडियो पड़ा रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं इसको। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को बुक से समझने में दिक्कत होती है, वो नहीं पढ़ पाता है, मैं पूरा दावा कर सकता हूँ कि अगर वो मेरे ही इस चैनल से अगर पूरे सीरीज को वो देख लेता है, 1-1 घंटे, डेढ़ घंटे अगर डेली वीडियो को देखता है, तो वो उसका एग्जाम में बिल्कुल पास हो जाएगा। और इससे हट के कुछ पूछा नहीं जाता है। अगर पूरा वो अच्छे से समझ लेता है वीडियो, तो वो सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, और उनसे भी कहें कि वो इस चैनल पर आएँ और देखें, वीडियो को देखें, रिव्यू करें। और अगर कुछ आपको इसमें सुझाव देना हो, कुछ आपको बताना हो कि सर ये इसमें ऐसे थोड़ा-सा हमें इसको बताइए, तो मैं उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो आपका सुझाव और आपकी क्वेश्चंस मैं हमेशा देखता रहता हूँ, और जो भी कुछ होता है मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही बस, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।